क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग asymptotic notation gives asymptotically tight upper bound as well as asymptotically tight lower bound? कौन हमारे पास asymptotic notation है जो टाइट अपर बाउंड और टाइट लोअर बाउंड दोनों को देता है? क्या वो ओमेगा है? क्या ओमेगा है? ओमेगा देता है लोअर बाउंड को। क्या बिग ओ है? जो बिग ओ नोटेशन है वो देता है अपर बाउंड को। क्या थीटा है? यस, जो थीटा है, थीटा वह हमारा अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड दोनों को देता है। मतलब या तो एग्जैक्ट अपर बाउंड या फिर टाइट अपर बाउंड और लोअर बाउंड को देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। अब देखो एक चीज समझो, एक चीज आपको क्या समझना है, एक चीज समझना है कि जो बिग ओ है ओ उसको बोलते हैं अपर बाउंड, जो ओमेगा है वो देता है लोअर बाउंड, और जो थीटा है थीटा वो देता है एग्जैक्ट या फिर टाइट बाउंड। तो टाइट बाउंड हमसे पूछा है और अपर प्लस लोअर दोनों पूछा है, तो अपर प्लस लोअर कौन देता है? थीटा। जो स्मॉल ओ है वो देता है स्ट्रिक्ट अपर बाउंड, और जो स्मॉल ओमेगा है, जैसे यहाँ ओमेगा है, बिग ओमेगा ओमेगा बोल रहा हूँ, ओमेगा वो देता है क्या हमारे पास? ओमेगा लोअर बाउंड, और जो स्मॉल ओमेगा है वो देता है स्ट्रिक्ट लोअर बाउंड। वैसे ही जो बिग ओ है वो देता है हमारे पास अपर बाउंड, तो जो स्मॉल ओ है वो देता है स्ट्रिक्ट अपर बाउंड। जो बिग है वो अपर बाउंड, जो स्ट्रिक्ट है वो, जो स्मॉल है स्ट्रिक्ट अपर बाउंड। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर? जो वेब ब्राउजर होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? वेब ब्राउजर क्या करता है सर? जो एज अ क्लाइंट काम करता है और इंटरनेट से या फिर वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन फेच करके हमें दिखाता है। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्या जो वेब ब्राउजर होता है वह डेटा को स्टोर करता है? नहीं। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, क्या जो वेब ब्राउजर होता है वह ईमेल को सेंड या फिर रिसीव करता है? नहीं करता है। क्या जो वेब ब्राउजर है वेबसाइट को क्रिएट कर देगा? नहीं। जो वेब ब्राउजर है उस पर आप वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हो, आप वेबसाइट को वहां एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है? डिस्प्ले करता है और वेब पेजेस को नेविगेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? टी। हमारे पास एक सी प्रोग्राम का कोड है और जो कोड है ये काफी अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं चलूंगा मेन फंक्शन के पास। ये मेन फंक्शन है, फिर हमारे पास एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल है जिसमें हम फंक्शन के कॉल को स्टोर कर, हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक नाम का फंक्शन है, और जैसे हम फंक नाम के कॉल करेंगे हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? यहाँ। ये जो फंक है यहाँ, इसके अंदर हमारे पास स्टैटिक है, स्टैटिक वेरिएबल है, और बोले तो स्टैटिक वेरिएबल वाला एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? सिंपली एरे को रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे एरे को रिटर्न करेंगे तो हमारा यहाँ कंट्रोल ट्रांसफर होगा, और 1 से लेके हमारा जो लूप है वो 0 से लेके 4 तक चल रहा है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो एरे है उसके जो बेस एड्रेस है उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ एक चीज समझने वाला है कि यहाँ स्टार पीटीआर है, स्टार, यहाँ हम सिर्फ स्टार पीटीआर कर रहे हैं। तो जब भी मान लो हमारे पास एरे है, इसमें 5 एलिमेंट है, अगर मैं स्टार और एरे को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो आउटपुट क्या होगा? आप लोग भैया स्टार एरे मतलब एरे ऑफ 0, जो 0th इंडेक्स पे है। ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ स्टार लिखा है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले से भी, जब स्टार लिखा जाता है मतलब उसके बेस एड्रेस को एक्सेस कर रहा है, बेस एड्रेस। इसमें हमारे पास जो एरे हैं उसमें 5 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ जब भी लूप चल रहा है 0 से लेकर 4 तक, जब भी लूप चल रहा है हम क्या कर रहे हैं? केवल और केवल जो पीटीआर है उसका स्टार फॉर्म मतलब उसका बेस फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। तो बेस फॉर्म इसमें क्या है? पीटीआर ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1, केवल 1। हर एक बारी हम क्या कर रहे हैं? 1 को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा 5 बारी, तो 5 बारी 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? हमारे पास टी, राइट। नेक्स्ट, which of the following HTML methods is used to change the style of a HTML element using CSS dynamically? Dynamically मतलब रन टाइम पे, डायनेमिकली मतलब रन टाइम पे, तुरंत जैसे उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वैसे यूज कर लेंगे। तो DHTML मतलब डायनेमिक HTML का वो कौन सा मेथड है? डायनेमिक HTML क्या होता है सर? डायनेमिक HTML जो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है, और जो डॉम स्ट्रक्चर है उसका कॉम्बिनेशन है, जिसके हेल्प से हम डायनेमिक वेब पेजेस को बनाते हैं।
बिना पेज को लोड किए वो काम करता है। पेज को बार बार हमें लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम DHTML की हेल्प से वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें HTML और CSS जावास्क्रिप्ट प्लस DOM के जो मेथड्स होते हैं एक साथ काम करते हैं। डायनेमिकली करना तो क्या करेंगे, क्रिएट एलिमेंट कर देंगे, ये तो जावास्क्रिप्ट का है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी कर देंगे, जावास्क्रिप्ट का है। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू रेड कर देंगे। विंडो डॉट इवेंट लिस्टनर, ये तो इवेंट लिस्टनर है। हम क्या करेंगे डायनेमिकली, मतलब रन टाइम पे हम कर रहे हैं तो रन टाइम पे कैसे करेंगे, जब उसी समय हम इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। हमने जो एलिमेंट का स्टाइल और उसका जो बैकग्राउंड कलर है हमने रेड दिया है, तो उसी समय हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। इवेंट लिस्टनर क्या करता है, इवेंट को हैंडल करता है। क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, नया एलिमेंट बनाता है। गेट एलिमेंट पे आईडी क्या करता है, एलिमेंट को पकड़ता है आईडी की हेल्प से, और हमारा क्या करता है, CSS को डायनेमिकली असाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टोरेज क्लासेज इन सी। जो सी लैंग्वेज है उसमें 4 स्टोरेज क्लास होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, एक एक चीज बताया हुआ है। अब बताना है उसके बारे में गलत कौन है, इनकरेक्ट कौन है। द स्कोप of variable in automatic storage class is local to the block in which it is defined। जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होता है उसका जो स्कोप होता है जो उसी क्लास तक सीमित होता है जिसमें हम उसको डिफाइन करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इन रजिस्टर स्टोरेज क्लास द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 0। अगर रजिस्टर जो स्टोरेज क्लास है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू है क्या, वो 0 होता है, नहीं, वो होता है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू गलत हो जाएगा। इन स्टैटिक स्टोरेज क्लास द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 0। स्टैटिक में 0 होता है, बिल्कुल। इन रजिस्टर स्टोरेज क्लास द स्टोरेज ऑफ ए वेरिएबल इज CPU रजिस्टर, बिल्कुल, ये भी हमें सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है सर, इनकरेक्ट हमारे पास बी। नेक्स्ट, इसका आउटपुट क्या होगा बताइए। हमारे पास एक x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 20 है, और फिर एक हमारे पास ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर हम y को फिर से 40 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और x प्लस प्लस कर रहे हैं, y प्लस प्लस कर रहे हैं। तो इस बार हमें x को प्रिंट करना है इसी ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर करना है, और y को प्रिंट करना है। अब देखो जो x है, x हमारा x इस ब्लॉक के अंदर नहीं, मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास है ग्लोबल स्कोप वाला, एक ग्लोबल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। तो जो x है यही x हम यूज करेंगे, तो x प्लस प्लस दिया मतलब 1 बढ़ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, x का वैल्यू 11 आ जाएगा। तो 11 यहाँ नहीं है, 11 यहाँ नहीं है। अब जो y है, y यहाँ 20 है और y यहाँ 40 है, तो हम किस y को यूज करेंगे, कौन सा y है जो हमारा आंसर होगा। तो भैया हमारे पास अगर लोकल वेरिएबल हो और ग्लोबल वेरिएबल हो और दोनों में हमें चुनना है किसको यूज करना है, तो जो ब्लॉक के अंदर होता है, जो लोकल होता है, हम उसको चुनते हैं। जो लोकल वेरिएबल होगा उसकी प्राथमिकता दी जाती है। अगर यहाँ y नहीं रहता तो फिर हम इस y को यूज करते, लेकिन इसके लोकल में हमारा y पड़ा हुआ है, तो y प्लस प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 41। तो 41 यहाँ नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास A। नेक्स्ट, विच एडवांटेज ऑफ एजेक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैंडविड्थ कंजप्शन। एजेक्स मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, राइट, एसिंक्रोनस। जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है वह कौन सा, विच एडवांटेज ऑफ एजेक्स, एजेक्स का कौन सा वो फायदा है, कौन सा वो क्या है हमारे पास एडवांटेज है, लाभ है, जो बैंडविड्थ के जो कंजम्पशन है उनको रिड्यूस करता है। क्या जो एजेक्स यूजेज लेस जावास्क्रिप्ट, क्या जो एजेक्स होता है वो कम जावास्क्रिप्ट यूज करता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, जावास्क्रिप्ट का यूज करता है। एजेक्स ओनली लोड्स इमेजेस ऑन द पेज, केवल इमेज लोड करता है, ओनली नहीं। एजेक्स इंक्रीजेज डेटा ट्रांसफर, क्या जो एजेक्स है डेटा ट्रांसफर को इंक्रीज करता है। एजेक्स सेंड्स एंड रिट्रीव्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द सर्वर, जो एजेक्स होता है वो केवल और केवल कम अमाउंट ऑफ डेटा को सेंड करता है या फिर रिसीव करता है, बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास टी। अब जो एजेक्स है उसके कुछ हमारे पास फीचर्स है, मतलब एसिंक्रोनस होता है, इसमें बार बार पूरा का पूरा जो पेज होता है उसको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका नेचर होता है एसिंक्रोनस।
केवल जो डेटा हमें चाहिए वही ट्रांसफर करता है जो रिक्वायर्ड है, काफी फास्ट काम करता है और कम से कम बैंडविड्थ इसमें खर्च होता है, उसको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन वन कंप्यूट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो 3 केस हमारे पास होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। एवरेज केस होता है, वर्स्ट केस होता है, बेस्ट केस होता है। टेस्ट केस हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई भी टाइप नहीं है। टेस्ट केस क्या होता है कि कौन कौन से टेस्ट हमें पास करने हैं। जैसे मान लो आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए काफी सारा टेस्ट केस दिया रहता है कि सारे टेस्ट केसेस से आपका प्रोग्राम पास होना चाहिए, राइट। जितने भी कॉर्नर केसेस होते हैं, एक एक केस अगर पास करेगा तब जाके आपका प्रोग्राम जो होगा वो सही माना जाएगा। जैसे अगर आपने किसी कंपनी का कोडिंग राउंड दिया होगा तो आप देखेंगे काफी सारे टेस्ट केस होते हैं और काफी सारे टेस्ट केस तो हिडन होते हैं, जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें नेक्ट आई से नहीं दिखता है कि हमें क्या पास करना है। लेकिन जो सिस्टम होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो अपने इंटरनली कुछ ऐसे टेस्ट केस रखता है जो इंटरनली भी पास करना पड़ता है। कौन सा करेक्ट है अबाउट फंक्शन इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है सर? फंक्शन होता है एक ग्रुप ऑफ कोड जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करता है जब उसको हम कॉल करते हैं। तो फंक्शन के बारे में सी लैंग्वेज में सही कौन है? सही। एक्चुअल पैरामीटर्स आर डिक्लेयर इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तभी एक्चुअल पैरामीटर डिक्लेयर कर देते हैं, ये बात गलत है। एक्चुअल पैरामीटर्स आर ऑलवेज वेरिएबल्स। जो एक्चुअल पैरामीटर्स होता है हमेशा वेरिएबल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल पैरामीटर्स आर यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन सिग्नेचर and to specify the type and number of arguments that a function can accept। जो एक्चुअल पैरामीटर्स होता है उसके हेल्प से हम फंक्शन के सिग्नेचर को डिफाइन करते हैं। क्या हम फंक्शन के सिग्नेचर को डिफाइन करते हैं एक्चुअल पैरामीटर से? ऐसा कुछ बात नहीं भाई। एक्चुअल पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट आर पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। यस, जब फंक्शन कॉल होता है तो उसमें जो हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन कॉल हुआ है फंक और इसमें हम पास कर रहे हैं जैसे मान लो 10 और 20, ये जो फंक्शन में हम वैल्यू पास कर रहे हैं इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और वहीं जब एज आर्गुमेंट बन के हमारे पास जाता है, जब फंक्शन जो कॉल है वो रिसीव करता है, वो होता है फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML methods is used to control the browser window size such as resizing it dynamically via JavaScript। जब जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम ब्राउजर के साइज को रिसाइज कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? HTML का। विंडो डॉट रिसाइज टू, विंडो डॉट सेट साइज, विंडो डॉट चेंज साइज। देखो इसका फंक्शन होता है विंडो डॉट रिसाइज टू। और DHTML क्या है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट डॉम स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है जो डायनेमिकली वेबसाइट बनाता है, जिसको बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक है जो बेस्ट है? सॉर्टिंग अ लिंक लिस्ट विद n एलिमेंट्स। अगर लिंक लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है n एलिमेंट्स को, तो क्या इंसर्शन सॉर्ट है? O ऑफ n स्क्वायर टाइम ले लेगा। बबल सॉर्ट O ऑफ n स्क्वायर अगेन। सिलेक्शन सॉर्ट O ऑफ n स्क्वायर। मर्ज सॉर्ट O ऑफ n log n। कम टाइम कौन ले रहा है? बेस्ट कौन है? मर्ज सॉर्ट। Which of the following PHP functions is used to sort an array in ascending order without affecting the keys? PHP का कौन सा फंक्शन है जो किसी भी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में सजा देगा बिना उसके कीज को अफेक्ट किए? क्या केस सॉर्ट होगा? एरे सॉर्ट होगा? ए सॉर्ट होगा? सॉर्ट होगा? ये हमारा होता है एरे सॉर्ट, इसको ध्यान रखना है, ए सॉर्ट। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन है सॉर्ट, जो सॉर्ट करता है वैल्यूज के थ्रू, कीज को प्रिजर्व नहीं करता है। ए सॉर्ट वैल्यूज के थ्रू, के सॉर्ट कीज के थ्रू, आर सॉर्ट वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए आर सॉर्ट वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में, के आर सॉर्ट कीज को करता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। के सॉर्ट और के आर सॉर्ट एक कीज के हिसाब से करता है, बाकी वैल्यू के हिसाब से करता है, इसको ध्यान रखना है। कौन सा टूल है जिसके हेल्प से हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट किसी इमेज का सेट करते हैं? हीलिंग ब्रश टूल, पेंट बकेट है तो पेंट के बारे में करेगा, कलर के बारे में।
एडजस्टमेंट टूल, सिलेक्शन टूल क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, एडजस्ट करेगा। ब्राइटनेस हम क्या कर रहे हैं भाई, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छुपा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट। जो हीलिंग ब्रश है वह स्पॉट्स को रिमूव करेगा, पेंट क्या करेगा, कलर फिल करेगा, सिलेक्शन टूल एरिया को सिलेक्ट करेगा, बाकी जो एडजस्टमेंट है वो ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को, लेवल्स को, कप्स को ध्यान रखता है। कौन सा तरीका है जो सही नहीं है जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं सी लैंग्वेज में? तब भाई साहब जो DSSP है इसमें एरे के बारे में और सी लैंग्वेज के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि सी लैंग्वेज में कैसे एरे को डिफाइन करते हैं, 1D एरे को कैसे करते हैं, 2D एरे को कैसे करते हैं, 3D एरे को कैसे करते हैं, कैसे डेटा को फेच करते हैं। जो एरे होता है 2D एरे, उसमें फर्स्ट जो इंडेक्स होता है, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है, वह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड किस को रिप्रेजेंट करता है, एक एक चीज मैंने कराया हुआ है और एक एक चीज क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। अच्छा, कौन सा नहीं है, कैर एरे 6 और इसमें हमने एक एलिमेंट डाल दिया, बाकी एलिमेंट नहीं डाला है तो बाकी 0 से हो जाएगा। अगर इंटीजर है तो और कैरेक्टर है तो भी हमारा हो जाएगा। कैरेक्टर है तो 0 से इनिशियलाइज नहीं होगा लेकिन ये हो जाए, ये बात सही है, ऐसा हम कर सकते हैं। कैर एरे हम बना रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डाल देंगे, स्ट्रिंग को डाल सकते हैं और उसके काउंट अपने आप इसमें स्टोर हो जाएगा इसके साइज में, ये भी सही है। कैर एरे साइज 6 हम बिना एलिमेंट के भी इसको रख सकते हैं, लेकिन कैर एरे सिर्फ 6 हम नहीं कर सकते, इनिशियलाइज ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हमें डालना पड़ेगा। और सिर्फ एरे वेरिएबल में हम कंसल्टेंसी नहीं डाल सकते हैं, ये सिंपली हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा और इसके आगे भी हमें कुछ लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, कैर लगाना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमारे पास लगाना पड़ेगा, मतलब ये गलती है, एरे ऐसा हम नहीं कर सकते। Which of the following formats is commonly used for exporting images for the web? जब हम वेब के लिए इमेजेस को एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन से फॉर्मेट में करते हैं? या PNG करेंगे, PSD करेंगे, BMP करेंगे, बिटमैप या फिर टिफ करेंगे? इसके लिए हम करते हैं PNG। अब जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में देखो। जो PNG है वेब में या फिर ट्रांसपेरेंसी में यूज होता है। JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप, जो वेब की फोटो में यूज होता है, ये भी यूज होता है। GIF क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, एनिमेशन में यूज होता है। GIF आप देखते होंगे, जो GIF इमेज होता है उसमें कुछ ना कुछ मोशन चलते रहता है, राइट, GIF। PSD जो फोटोशॉप का एडिटिंग है, फोटोशॉप का इमेज। BMP बिटमैप, अनकम्प्रेस्ड बिटमैप होता है और टिप होता है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग में। तो आपको सिंपली PNG याद करना है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका आउटपुट क्या होगा, एक वेरिएबल दिया है, A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 3 और रिजल्ट है A जॉर B। यहाँ A जॉर B, जॉर क्या होता है, जॉर करता है अगर सेम इनपुट है, सेम इनपुट तो रिजल्ट होता है 0 और डिफरेंट इनपुट है, डिफरेंट इनपुट तो रिजल्ट 1। तो A का वैल्यू कितना है सर, 3 नहीं 4 है, 4 जॉर 3। अब 4 को हमें क्या लिखना है, 4 को हमें बाइनरी में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8, 4 को बाइनरी 1 0 0, 1 0 0 लिख दिए और 3 को कैसे लिखेंगे, 1 1, मतलब 0 1 1। जॉर ऑपरेशन करेंगे इसमें तो सेम बिट 0, डिफरेंट बिट 1, सेम बिट है नहीं, सेम बिट है नहीं, सेम बिट है नहीं, तब 111 और 111 मतलब कितना, 7, क्या जाएगा D। इसका आउटपुट क्या होगा, लेट x इक्वल टू 10, हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है और अगर जो 10 है क्या वह 5 से बड़ा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, मतलब ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं और DHTML का क्वेश्चन भी आया हुआ है, इतना आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगर आपने अच्छे से ये जितना हमने कोर्स में पढ़ा रखा है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको अब 2 से 3 बार रिवीजन के साथ पढ़ लोगे, दैट्स इट। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना कोर्स के अंदर दिया गया उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। अगर सिंगली लिंक लिस्ट में हर एक जो नोड होता है वो क्या कंटेंट करता है, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या करता है, एक तो हमारे पास यहाँ डेटा आ जाएगा और दूसरा एड्रेस हो जाएगा नेक्स्ट नोड का। डेटा वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड नल करेगा, डेटा वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ द प्रीवियस कर देगा नहीं, जब सिंगली लिंक लिस्ट है तो नेक्स्ट नोड का करेगा। मेन फंक्शन ऑफ कटिंग टूल, इमेज एडिट करते हैं तो हम कट करते हैं, क्यों, उसको भगाने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो रिमूव पार्ट्स ऑफ द इमेज, ओके। चेंज द इमेज का रेजोल्यूशन नहीं,
अप्लाई कलर का इफेक्ट नहीं, रिसाइज एलिमेंट नहीं, फिर क्या हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इन बाइनरी सर्च टेक्निक। डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसपे हमारे पास जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है, बाइनरी सर्च काम करता है, हमारे पास मर्ज सॉर्ट काम करता है, मर्ज सॉर्ट, हमारे पास क्विक सॉर्ट काम करता है, क्विक सॉर्ट। ये जो तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वह डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करते हैं। वे आधा आधा एलिमेंट को डिवाइड करते हैं और फिर काम करते हैं। तो इसका सही क्या हुआ? द रिकरेंस रिलेशन ऑफ द बाइनरी सर्च इज रिटन इज कितना, क्या 2t इंटू n बाई 2 प्लस o n होता है o ऑफ 1। देखो ये हमारे पास है मर्ज सॉर्ट का, ये जो रिकरेंस दिया गया है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का दिया गया है। उसमें मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 0 2 ऐसा दिया, तो इसको दो भाग में बांटते हैं और दोनों को रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए 2 दिया है, दो को बांटो, दो को बांटो, दो को आधा आधा करो, दो भाग में कर दिया। और फिर इसको दो भाग में, फिर इसको दो भाग। एक इसका है हमारे पास, एक किसका है, मर्ज सॉर्ट का है। ये हमारे पास बाइनरी सर्च का नहीं है। बाइनरी सर्च में क्या होता है सर, बाइनरी सर्च में होता है, यहां लिखता हूं t ऑफ n बाई 2 प्लस o ऑफ 1, ऐसा होता है। तो ये बात गलत हो जाएगा पहला। द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज o ऑफ log n। जो वर्स्ट केस होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च का o ऑफ log n होता है, बिल्कुल सही बात है। द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, बेस्ट केस क्या होगा, जैसे हम सर्च करना शुरू किए वैसे ही एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे हमने एलिमेंट को सर्च करना शुरू किया वैसे ही एलिमेंट मिल गया, उसको बोलते हैं बेस्ट केस। तो क्या o ऑफ log n होगा, नहीं, ये होगा o ऑफ 1। जैसे आपने सर्च किया वैसे मिल गया, गलत हो गया। द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च इज o ऑफ n। क्या जो एवरेज केस होता है वो o ऑफ n होता है, नहीं, वो भी क्या होता है o ऑफ log n। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन बताया था, बी, हाँ बी हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आप डी रिप्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल बैच करके आपको बैच दिखेगा, यूनिवर्सल बैच। जो अगर आप गेट 350 कूपन कोड लगाते हैं, गेट 350, तो आपको 797 से डिस्काउंट होकर 600 में मिल जाएगा। इस कोर्स का खासियत ये है कि इसमें एक एक चीज पकड़ पकड़ के आपको कराया जा रहा है, प्लस इंडिया के जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग DSSP, उनके पीवाईक्यू को भी सॉल्व किया जा रहा है, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट कवर हो जाए और आपको पता चल जाए जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे आपको तैयारी करना है। आपको बस इस कोर्स के अंदर जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, दैट्स इट। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जीके जीएस के साथ चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो हमेशा हमारा नंबर आपके लिए अवेलेबल है।